नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में एजुकेशनल मैनेजमेंट में अपन पढ़ रहे थे एजुकेशनल इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन, यानी कि शैक्षिक निरीक्षण और शैक्षिक पर्यवेक्षण। शैक्षिक पर्यवेक्षण आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा है शैक्षिक निरीक्षण को, यानी कि एजुकेशनल इंस्पेक्शन को। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है, वीडियो जरूर देखिएगा, निरीक्षण को जरूर समझिएगा। निरीक्षण को समझने के बाद में ही आप लोग जो है पर्यवेक्षण को समझिएगा। अब ये निरीक्षण और पर्यवेक्षण क्या है, इस पर अपन बात कर लेते हैं। देखिए, निरीक्षण में अपन ने समझा है कि निरीक्षण क्या है। तो निरीक्षण विद्यालय के क्रियाकलाप जो है उनका अवलोकन करने का एक रूप है। निरीक्षण में विद्यालय की जो गतिविधियां है, विद्यालय के जो क्रियाकलाप है, उनको देखा जाता है, जांच की जाती है। यानी कि शैक्षिक निरीक्षण में, एजुकेशनल इंस्पेक्शन में क्या होता है, इंस्पेक्टर क्या करता है, जांच करता है। निरीक्षक जो अधिकारी होता है वो जांच करता है। यहाँ पे विद्यालय की कमियों का पता लगाया जाता है। ध्यान में रखना, क्या पता लगाया जाता है, यहाँ पे विद्यालय की कमियों का पता लगाया जाता है। और कमियों का पता लगा करके वह अधिकारी क्या करता है, अपने उच्चतम अधिकारी तक ये बात पहुंचाता है कि भाई इस विद्यालय में ये कमियां हैं, इस विद्यालय की जो स्थिति है ये वर्तमान में ये है। ये होता है आपका शैक्षिक निरीक्षण। शैक्षिक पर्यवेक्षण क्या है, यानी कि सुपरविजन क्या है। तो सुपरविजन में भी क्या किया जाता है, विद्यालय की गतिविधियों की जांच की जाती है, अवलोकन किया जाता है। सुपरविजन पर्यवेक्षण जांच का एक बड़ा रूप है, जबकि निरीक्षण जांच का एक छोटा रूप है। दोनों ही निरीक्षण और पर्यवेक्षण जो है आपके जांच के विषय हैं, यानी कि दोनों में ही जांच की जाती है। विद्यालय की गतिविधियों का पता लगाया जाता है, विद्यालय के क्रियाकलापों की जांच की जाती है। दोनों में ही जब वह जांच बड़े स्तर पर होती है तो उसको अपन बोल देते हैं पर्यवेक्षण, और वही जांच जब छोटे स्तर पर होती है, थोड़े समय के लिए होती है, उसको अपन बोल देते हैं निरीक्षण। तो निरीक्षण थोड़े समय के लिए होता है, एक छोटी जांच को अपन बोल सकते हैं। पर्यवेक्षण जो होता है ये बड़ी जांच होती है, बड़े स्तर पर होती है। पर्यवेक्षण में, सुपरविजन में विद्यालय के तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। शिक्षक को, शिक्षार्थी को, प्रधानाध्यापक को, यहाँ तक कि जो भौतिक वस्तुएं हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण में कमियों का तो पता लगाया ही जाता है। कमियों का पता लगाने के बाद में यहाँ पे जो गुण है, जो दोष है, वो सभी बताए जाते हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ कमी ही नहीं बताई जाती, कमी के बाद में यहाँ पे निर्देश भी दिए जाते हैं। तो निर्देश दिए जाते हैं, कमियों का पता लगाया जाता है, गुण भी बताए जाते हैं, दोष भी बताए जाते हैं। तमाम बिंदु जो है उनको ध्यान में रखा जाता है। यानी कि जांच का एक बड़ा रूप जो है वो क्या है, आपका पर्यवेक्षण है। जांच का एक छोटा रूप जो है वो है आपका इंस्पेक्शन, यानी कि निरीक्षण है। तो इंस्पेक्शन को, निरीक्षण को अपन ने समझ लिया है। आज के इस वीडियो में अपन समझेंगे डिटेल से एजुकेशनल सुपरविजन को, यानी कि पर्यवेक्षण को। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी नए कैंडिडेट हैं, जो पहली बार चैनल से जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए शेयर भी कीजिए। शेयर करने से, लाइक कमेंट करने से जो है आपके किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगने वाला है। आप बेफिक्र रहिए, बेफिक्र होकर के जो है लाइक शेयर किया कीजिएगा। तो देखिए, शैक्षिक पर्यवेक्षण को अपन समझ लेते हैं, सुपरविजन को। उच्च दृष्टि, सुपरविजन का जो अर्थ है, मीनिंग का, उसका मतलब क्या है, उच्च दृष्टि। यानी कि ऐसी उच्च दृष्टि या सुनियोजित कार्यक्रम जिससे शिक्षण प्रक्रिया में उन्नति लाई जाती है। देखिए, निरीक्षण और आपका जो पर्यवेक्षण है, दोनों में ही क्या किया जाता है, दोनों का उद्देश्य क्या है, दोनों का उद्देश्य एक ही है कि शिक्षा के स्तर में सुधार हो, शिक्षण प्रक्रिया में उन्नति हो, शिक्षा का विकास हो। तभी तो किया जाता है। ये सारी बातें जो है आपकी निरीक्षण कर रही है। निरीक्षण करने के बाद में जब कमियों का पता लगाएंगे, कमियों का पता लगाने के बाद में जो है वो कमियां पूरी की जाएगी। अब पर्यवेक्षण में भी यही होता है कि यहाँ पे जांच होती है, हर बिंदु को ध्यान में रखा जाता है। इन सभी का उद्देश्य एक ही है, शिक्षण प्रक्रिया में उन्नति की जाए, जो शिक्षा का विकास है वो हो सके, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। देखिए, शैक्षिक पर्यवेक्षण में मानवीय और भौतिक दोनों तत्व शामिल है। एजुकेशनल सुपरविजन, यानी कि शैक्षिक पर्यवेक्षण में शिक्षण प्रक्रिया के तीनों अंग कौन कौन है यहाँ पे, एक तो है शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षण सामग्री। ये तीनों अंग जो है वो तीनों अंग शामिल है। यानी कि ये एक सुनियोजित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, शिक्षण की प्रक्रिया में उन्नति लाना, शिक्षा में सुधार करना, शिक्षा का विकास करना, ये इनका उद्देश्य है। अब देखिए, परिभाषा दी है शैक्षिक पर्यवेक्षण की, अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या परिभाषा है वो अपन देख लेते हैं। बर्टन ने परिभाषा दी है कि पर्यवेक्षण शिक्षण के विकास का सुनियोजित कार्यक्रम है।
तो भाई जो बटन है, बटन बटन ध्यान में ऐसे रखना, ये अपनी जो शर्ट होती है ना, तो ये जो शर्ट है, इस शर्ट के जो बटन है, क्या है बटन, वो क्या होने चाहिए, सुनियोजित होने चाहिए। बटन क्या होने चाहिए, बटन होने चाहिए सुनियोजित, यानी कि ढंग से जड़े हुए होने चाहिए। तो ये सुनियोजित कार्यक्रम है, ये किसने कहा है, ये कहा है आपके बटन ने। इसके बाद में अपन देखते हैं कि और विद्वानों ने क्या कहा है। तो देखिए बटन के बारे में ध्यान में रखना है, एक बर्ट की, जॉन ए बर्ट की, उत्तम पर्यवेक्षण का संबंध सदैव शिक्षकों के विकास, छात्रों की प्रगति, शिक्षण अधिगम में सुधार से होता है। बर्ट की ने क्या कहा है, बर्ट की ने 3 बातें बताई है कि पर्यवेक्षण का संबंध क्या है, शिक्षकों के विकास से है, छात्रों की प्रगति से है, शिक्षण अधिगम में सुधार से है। तो ये 3 बात जो है, 3 बर्ट की ध्यान में रखनी है, 3 बर्ट की ध्यान में रखनी है। विल्स की परिभाषा है कि आधुनिक पर्यवेक्षण अध्यापन एवं अधिगम के श्रेष्ठ विकास में सहायक है। ये कहा है किसने, आपके विल्स ने कहा है। तो आधुनिक परिभाषा किसने दी है, आधुनिक परिभाषा दी है आपके विल्स ने। फ्रेंड सी अय्या, इन्होंने क्या कहा है कि पर्यवेक्षण समस्त शैक्षिक प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ व गत्यात्मक है, क्योंकि यह क्या है, सृजनात्मक है। अय्या आप बोला ना आड़ू भाषा में कि अय्या, तो उसी से ध्यान में रखना है कि अय्या ने क्या परिभाषा दी है कि भाई यो सृजनात्मक है, सृजनात्मक यानी कि सर्जन करने वाला है। तो ये 4 ही परिभाषा जो है महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखनी है। एक तो बर्टन की, एक बर्ट की, एक विल्स की और एक अय्या की। अब देखागा कि अय्या की क्या परिभाषा है, तो भाई अय्या की परिभाषा है कि ये जो सृजनात्मक बात बताई है, ये अय्या ने बताई है, यानी कि फ्रेंड है, इसको फ्रेंड बना लेना अय्या को। विल्स जो है, विल्स इसने आधुनिक परिभाषा दी है। बर्ट की ने ये 3 बातें बताई है, और बटन ने क्या कहा है कि सुनियोजित कार्यक्रम है, यानी कि जो बटन है वो सुनियोजित होने चाहिए। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो है 1964-66 ने इसे शिक्षा प्रशासन की रीढ़ की हड्डी कहा है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है कि शिक्षा प्रशासन की रीढ़ की हड्डी किसे कहा गया है। शैक्षिक निरीक्षण, शैक्षिक पर्यवेक्षण, 2 और आ जाएंगे आपके। तो रीढ़ की हड्डी किसे कहा गया है, शैक्षिक पर्यवेक्षण को कहा गया है, क्योंकि शैक्षिक पर्यवेक्षण में जो है जांच की जाती है, वो है विस्तृत जांच की जाती है, तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है, और इस जांच से, इस अवलोकन से जो है शिक्षा का विकास होता है। शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि में यह महत्वपूर्ण है। तो ये जो ध्यान में रखना है कि रीढ़ की हड्डी किसे कहा गया है, तो रीढ़ की हड्डी कहा गया है आपके शैक्षिक पर्यवेक्षण को। किसकी रीढ़ की हड्डी है ये, शिक्षा प्रशासन की रीढ़ की हड्डी है। कहा किसने है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने कहा है, 1964-66 में जो बना था राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, इन्होंने कहा है। अब अपन और बातें पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखिए शैक्षिक पर्यवेक्षण के उद्देश्य, शिक्षा की नवीन गतिविधियों व शिक्षा के उद्देश्यों से परिचित कराना, नई नई जो गतिविधियां है उसके बारे में, शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनके बारे में शिक्षकों को बताना। किनको बताना, शिक्षकों को बताना, और जो वहाँ पे जो प्रधानाध्यापक है उनको बताना। तो ये जो है उद्देश्य है। शैक्षिक सुधार करना व शिक्षा का विकास करना, संस्था की समस्याओं का समाधान करना। देखिए ये समाधान भी करना इनका प्रमुख उद्देश्य है। संस्था की गतिविधियों का मूल्यांकन करना, शिक्षकों की कार्य क्षमता योग्यता में वृद्धि करना, कर्मचारियों में परस्पर सहयोग की भावना का विकास करना, सामुदायिक सहयोग के लिए विधियों व साधनों का ज्ञान कराना। तो ये क्या है, ये प्रमुख उद्देश्य हैं शैक्षिक पर्यवेक्षण के। कि शैक्षिक पर्यवेक्षण क्यों किया जाता है, भाई शैक्षिक पर्यवेक्षण इसलिए किया जाता है, ये उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है, ताकि क्या हो सके, ताकि जो संस्था में जो गतिविधियां चल रही है उनका मूल्यांकन हो सके, जो शिक्षक लगे हुए हैं उनकी जो कार्य क्षमता है, उनकी जो योग्यता है, उनमें वृद्धि की जा सके, उनमें आपस में सहयोग की भावना का विकास कर सके, सामुदायिक सहयोग के लिए विधियों और साधनों का उनको ज्ञान कराया जा सके, शिक्षा की नई नई गतिविधियां, नई नई विधियों का जो है वो ज्ञान कराया जा सके शिक्षकों को। तो ये तमाम उद्देश्य हैं शैक्षिक पर्यवेक्षण के। यही अपन ने पढ़ा था शैक्षिक निरीक्षण में, उनमें भी क्या होता है, परस्पर सहयोग की भावना होती है, ये अपन को पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे समस्याओं का समाधान भी किया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखिए शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता, यह सीखने सिखाने की क्रियाओं का विस्तार करता है। क्या करता है, सीखने की और सिखाने की जो क्रिया है उनका विस्तार करता है। इसका क्षेत्र व्यापक है, संकुचित क्षेत्र नहीं है इसका व्यापक क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है, विस्तृत क्षेत्र है इसका पर्यवेक्षण का। यह शैक्षिक प्रक्रिया को वैज्ञानिक तकनीकी रचनात्मक आधार प्रदान करता है। इसमें वैधता, विश्वसनीयता और क्रमबद्धता होती है।
यानी कि विश्वसनीय होता है, ये वैध होता है, ये क्रमबद्धता इसमें होती है। यह जनतंत्रीय दर्शन पर आधारित है, अतः समानता, सहभागिता और सहयोग, जन सम्मान आवश्यक है इसमें। यह शिक्षकों की निरंतर प्रगति में सहायक है। पर्यवेक्षण में उचित मानवीय संबंध आवश्यक है। उचित मानवीय संबंध होगा तब जाकर के जो शैक्षिक पर्यवेक्षण है वो ढंग से हो पाएगा। तो ध्यान में रखना, ये व्यापक है, संकुचित नहीं है, क्रमिक रूप से होता है। इसमें वैज्ञानिकता का ध्यान में रखा जाता है, रचनात्मकता इसमें ध्यान में रखी जाती है, इसमें क्रमबद्धता होती है, विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है। ये इनकी विशेषता है शैक्षिक पर्यवेक्षण की। शैक्षिक पर्यवेक्षण का क्षेत्र, तो देखिए दो क्षेत्रों में इनको विभाजित किया गया है। एक तो है आपका निदानात्मक क्षेत्र, एक है मार्गदर्शन क्षेत्र। निदानात्मक क्षेत्र में देखिए क्या है, कक्षा शिक्षण का पर्यवेक्षण किया जाता है कि कक्षा में शिक्षण किस प्रकार का किया जा रहा है, उसका पर्यवेक्षण किया जाता है। शिक्षकों द्वारा कक्षा में दिए गए कार्य का पर्यवेक्षण किया जाता है, यानी कि कक्षा जो है, कक्षा में जाएंगे, कक्षा का पर्यवेक्षण करेंगे, कक्षा में जो टीचर है वह किस प्रकार के जो कार्य करवा रहा है इसका पर्यवेक्षण करेंगे। प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षकों को दिए गए कार्य का पर्यवेक्षण किया जाता है। तो ये जो पर्यवेक्षण है ये आएगा आपके निदानात्मक में। मार्गदर्शन क्षेत्र, शिक्षकों की व्यवहारिक समस्याओं, शैक्षिक त्रुटियों का समाधान करना। यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे मार्गदर्शन दिया जाएगा, यहाँ पे निर्देश दिए जाएंगे, यहाँ पे सुझाव दिए जाएंगे, यहाँ पे एडवाइस दी जाएगी और यहाँ पे अवलोकन किया जा रहा है, पर्यवेक्षण किया जा रहा है। किनका पर्यवेक्षण करेंगे, कक्षा के शिक्षण का पर्यवेक्षण करेंगे, टीचर किस प्रकार पढ़ा रहा है, किस प्रकार की जो गतिविधियां वो करवा रहा है इसका पर्यवेक्षण करेंगे, जो हेड मास्टर है वो शिक्षकों के साथ में किस प्रकार का तालमेल बिठा के रख रखा है, किस प्रकार के कार्य दे रहे हैं, उनका पर्यवेक्षण करेंगे। ये आएगा आपके निदानात्मक में। मार्गदर्शन में क्या आएगा, शिक्षकों की जो व्यवहारिक समस्याएं हैं, जो त्रुटियों है उनका समाधान करना, शिक्षक के जो गुण दोष हैं उनका पर्यवेक्षण करना, शिक्षकों की शिक्षोत्तर त्रुटियों को दूर करते हुए उनकी क्षमताओं का विकास करना। ये आएगा आपके मार्गदर्शन क्षेत्र में। तो दो ही क्षेत्र हैं इनके पर्यवेक्षण के, एक तो निदानात्मक क्षेत्र, एक है आपका मार्गदर्शन क्षेत्र। निदानात्मक क्षेत्र में क्या आएगा, आपके कक्षा शिक्षण का पर्यवेक्षण, शिक्षक द्वारा किए गए कार्य का पर्यवेक्षण, प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए कार्य का पर्यवेक्षण। शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता, भाई आवश्यकता क्यों है इस पर्यवेक्षण की, तो देखिए शिक्षकों में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की भावना का विकास होता है। किसका विकास होता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की भावना का विकास होता है। शिक्षकों की कार्य कुशलता, कार्य क्षमता जो है उसका विकास होता है। शिक्षकों के ज्ञान के नवीनीकरण हेतु ये बहुत आवश्यक है। विद्यालय में संचालित जो गतिविधियां है उन गतिविधियों के मूल्यांकन हेतु शैक्षिक पर्यवेक्षण बहुत आवश्यक है। विद्यालय में उत्पन्न कुप्रवृत्तियों को दूर करने हेतु ये आवश्यक है। विद्यालय का वातावरण सुधारने में आवश्यक है। शिक्षक और शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने हेतु ये आवश्यक है। यानी कि शैक्षिक पर्यवेक्षण जो है एक व्यापक रूप है जांच का, अवलोकन का, इसमें ये तमाम बातें की जाती है। पर्यवेक्षण की विधियां, पर्यवेक्षण की विधियां क्या क्या है, देखिए वेबर के अनुसार क्या है, समस्याओं के अध्ययन हेतु शिक्षकों की समितियों का गठन करना, विशेष प्रकरणों हेतु शिक्षक वर्ग की मीटिंग बुलाना, शिक्षकों का ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षणों में भाग लेना, एक विद्यालय के शिक्षकों का दूसरे विद्यालय को देखने जाना, व्यवसायिक पुस्तकालय की व्यवस्था करना। ये विधियां बताई है किन्होंने, वेबर ने बताई है कि इस प्रकार से जो है शैक्षिक पर्यवेक्षण किया जा सकता है। एक विद्यालय का जो शिक्षक है वह दूसरे विद्यालय में जा सकता है, पर्यवेक्षण कर सकता है। ये विधियां जो है किन्होंने बताई है, ये वेबर ने बताई है। अब बार बर्टन और ब्रेकनर के अनुसार क्या है, प्रधानाचार्य द्वारा कक्षाओं का परिदर्शन, यानी कि पहले क्या करते हैं, प्रधानाचार्य कक्षाओं का परिदर्शन करते हैं, पहले ही देखते हैं, वह विभिन्न प्रकरणों पर भाषण, भाषण किनका, प्रधानाचार्य का। छात्रों की समस्याओं को जानने हेतु पर्यवेक्षण, शिक्षकों की अनौपचारिक मीटिंग बुलाना और उनके द्वारा जो है पर्यवेक्षण करना। ये किनके अकॉर्डिंग है, ये बार बर्टन ब्रेकनर के अकॉर्डिंग है। इन्होंने कहा है कि इस प्रकार से पर्यवेक्षण कर सकते हैं अपन। वेबर ने कहा है कि इन प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, पर्यवेक्षण कर सकते हैं। तो ये इन्होंने अलग अलग विधियां बताई है, वेबर ने अलग विधि बताई है और इन बार बर्टन ने इन्होंने अलग विधियां बताई है। और क्या है विधियां इनकी बार बर्टन की, वो भी अपन देख लेते हैं। निर्देशन संबंधी सम्मेलनों का आयोजन कर शिक्षकों को प्रोत्साहित करना, तो ये भी क्या है, आपका पर्यवेक्षण है। इसमें भी क्या होगा, इसमें जो सम्मेलन बुलाए जाएंगे उन सम्मेलनों में शिक्षकों को निर्देश दिया जाएगा, निर्देशन दिया जाएगा और उन शिक्षकों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा।
तो ये एक क्या है आपका पर्यवेक्षण का एक अच्छा रूप है। अब पर्यवेक्षण की जो विधियाँ है सामूहिक विधि है, एक व्यक्तिगत विधि है और इसकी जो उपविधियाँ है, उपवर्ग जो है उनको भी आपको ध्यान में रखना है। एक तो है क्रियात्मक विधि, एक है मौखिक विधि, एक है निरीक्षणात्मक विधि। क्रियात्मक विधि में क्या होता है कि भाई क्रिया के माध्यम से जो है कोई जो है सम्मेलन आयोजित करके जो है क्रिया करके जो है ये पर्यवेक्षण किया जाता है। मौखिक विधि में क्या होता है, प्रधानाचार्य जो है मौखिक रूप से, कोई अधिकारी जो आता है वो मौखिक रूप से जो है पर्यवेक्षण करता है, मौखिक रूप से जो है निर्देश देता है, मीटिंग बुलाई जाती है, उनको जो है निर्देश दिया जाता है। तो ये आपकी है क्रियात्मक विधि, मौखिक विधि, निरीक्षणात्मक विधि। तो ये है पर्यवेक्षण की विधियाँ। पर्यवेक्षण की विधियों के बाद में अपन को पढ़ना है शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकार, और ये शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकार पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जो भी मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।